तो आपके लिए एक लगाव पैदा होता है एक समय के साथ, 2 साल 3 साल परीक्षा देते हैं तो, और वो लगाव आपको समझदार बनाता जाता है। एकदम से फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब उन्होंने लगाव पहले स्थापित कर लिया, 9th में, 10th में, 11th क्लास में, फर्स्ट ईयर में। तो अपने कॉलेज के फर्स्ट सेम के समय में ही उन्होंने एक लगाव पैदा कर लिया। बहुत आसान होता है आंसर निकालना। कब आंसर निकालना तब आसान होता है जब आपको वो समझ पैदा हो जाए। समझ किस प्रकार की, जैसे मैं आज एक स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उसने तीसरा वाला 1 2 3 में तीसरा वाला पॉइंट छोड़ दिया, जबकि उसने 3 लाइन में लिखा हुआ 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट 3 लाइन में था। और उसने कहा, लिखा नीचे कि ऊपर का 1 और 2 सही है, तो जबकि वो पूरा 1 2 3 सही है, क्योंकि तीसरा वाला जो ऑप्शन है, तीसरा पॉइंट जो है वो 3 लाइन में। मैंने उसको एक कॉमन सेंस वाली बात बताई। मैंने कहा एक चीज बताओ कि तुमको नहीं पता कि कौन सा आंसर सही है, लेकिन ये बताओ कि तीसरा वाला तुम क्यों छोड़ रहे हो? 1 और 2 सही है क्यों लिख रहे हो? तीसरा तो 3 लाइन है, पहले वाले में 1 लाइन है, दूसरे वाले में 2 लाइन है, तीसरे वाले में 3 लाइन है। अगर मान लिया जाए वो जवाब नहीं है तो 3 लाइन क्यों लिखता? उधर 3 लाइन ट्रांसलेट भी करनी पड़ेगी ना हिंदी में। तो उसने 3 लाइन लिखी है, इसका मतलब है कि वो उसका हिस्सा है आंसर का, उसको एलिमिनेट नहीं करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि आप मानव स्वभाव को समझते हो, इंसान की आदतों को समझते हो। दूसरी चीज, एक प्रश्न था कि वो किसके समय में अनुवाद हुआ, योग वशिष्ठ वाला, तो आंसर हुमायूं लगा दो। हाँ, अकबर है या जो भी शाहजहां, दोनों में वो कर रहे हैं, वो अलग मसला है, वो दोनों सब अलग अलग लोग अपना अपना करते रहेंगे। लेकिन मैंने कहा हुमायूं तो भागता दौड़ता रहा, उसके पास टाइम ही नहीं रहा। तुमने हुमायूं के, तुमको ये नहीं पता कि योग वशिष्ठ का अनुवाद कब हुआ, वो एक अलग मसला है, उसको छोड़ो, तुम पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, लेकिन तुमने ये तो पढ़ा है ना कि हुमायूं जो है उसका शासन स्थिर नहीं था, और ट्रांसलेशन करने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए या कोई भी कलाकृति बनाने के लिए स्थायी लंबा शासन काल होना बहुत जरूरी है। जब तक लंबा रूल नहीं करेगा रूलर, तो कोई भी प्रपोजल भी कैसे लेके आएगा कि साहब ये हम इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, आप अनुमति दें तो हम इसका फारसी में अनुवाद कर दें। तो उसके लिए उसका सिंहासन पे बैठे हुआ, खाली बैठे होना भी तो बहुत जरूरी है, बिना टेंशन के वो बैठा हो, तब तो आप प्रपोजल लेके जाओगे उसके पास। तो बहुत सारे जो सवाल है ना, ये परीक्षा, ये कॉमन सेंस की परीक्षा। हुमायूं के समय में ये हुआ था नहीं हुआ था ये अलग मसला है, लेकिन हुमायूं को फुर्सत ही नहीं थी ट्रांसलेशन करवाने की। ये चीज भी तो देखो। इस चीज को क्यों नहीं देखते? तो जो लोग बिल्कुल कॉमन सेंस से समझने लगते हैं कि इससे बात करनी है या नहीं करनी, इससे कितनी करनी है, पुलिस वाले से कितनी करनी है, वकील से कितनी करनी है, जज से कितनी करनी है, तो दैनिक जिंदगी में जो जितनी चीजें समझदारी बनती जाती है, वो एग्जाम में वो समझदारी मार्क्स लेके आते, उससे मार्क्स आते। कल मैंने आपसे इतनी सारी चीजें बात की, तो जो जो टेक्नोलॉजी आपकी दैनिक जिंदगी में काम आ रही थी, जैसे वो कोविन पोर्टल की बहुत बात कर रहा था, आरोग्य सेतु की बात कर रहा था, डिजी लॉकर आप लोग यूज करते हो, तो वो सब बोल रहा था कि ये सारे प्लेटफॉर्म है, तो ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर हो जाएगा, ये सभी तो है प्लेटफॉर्म। और सबसे बड़ी चीज है कि इसके साथ ये मैसेज है कि गवर्नमेंट इतना कुछ आपके लिए कर रही है डिजिटल में, यही तो डिजिटल इंडिया है, वो बताना चाह रही है। उसमें एलिमिनेशन और वो सब बेवकूफी है, तो वहां उद्देश्य प्रचार करना है एक तरह से। डिजिटल इंडिया का वो एडवर्टीजमेंट है एक तरह का।
वो जो क्वेश्चन है वो डिजिटल इंडिया का एडवर्टाइजमेंट है। NFT बताया मैंने आपको, कुछ भी बताया, 3.0 बताया, या कोई भी और चीज बात करेंगे। क्यूबिट भी मैं आपको बता चुका हूं क्लास में, सब चर्चा कर चुके हम लोग। मैंने आपको 9 कैट वाला बताया था, याद हो तो, कि कैसे वो बिल्ली जो है बहुत महंगी बिकी थी, जबकि कुछ भी नहीं था, वो NFT था, वो बिकता भी है। और वो उसका पूरा बताया था। अब ये थोड़ा सा ऑडियो विजुअल नहीं है हमारे यहाँ, नहीं तो हम उसको थोड़ा अच्छे से उसको कर सकते, लेकिन हमारी जो रेगुलर क्लास है हम उसमें ये सब चीजें उसको बहुत अच्छे से उसको बता पाते हैं। पर ये जो सारी चीजें हैं उसमें आप देखोगे कि एक एक्सेप्टेंस मांगता है कि जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट है, वो इन सारी टर्म्स को समझ रहा है कि नहीं। और देश में ये सब चल रही है, दुनिया में चल रही है, और दुनिया आगे बढ़ रही है। मैंने कहा था क्रांतिक परिवर्तन जो होता है, क्रांतिकारी परिवर्तन जो होता है, बड़े बदलाव जो होते हैं। कल आपसे जितनी चर्चाएं की, मैंने कहा एक समझ बनाने की कोशिश जो मैंने की थी वो आपने देखी होगी। उन्होंने ठीक नदियों के प्रश्न इतने सारे पूछे इसलिए, लेकिन नदियों से जुड़े हुए प्रश्न आपको 3 या 4 मिलेंगे, इसमें नदियों के नाम आते हैं। उनसे आप क्षेत्र विशेष को जानते हो तो भी अंदाजा लगा सकते हो, स्टेट का नाम हो तो भी पता चल, तो भी आपका आंसर निकल सकता है। डायरेक्ट नहीं होता, देखो डायरेक्ट एकदम थाली परोसी नहीं जाती इस फील्ड में। यहां आपको आंसर निकालना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस करके निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था बेस बनेगा, नॉलेज का, फैक्ट्स का, इंफॉर्मेशन का, इसका बेस बनेगा, उससे फिर वो अराइज होगा, वहां से निकलेगा। तो बहुत सिंपल एग्जाम अगर आप उसको देखो, लेकिन अब इतना सिंपल नहीं है। 50 तक जाना सिंपल है, लेकिन 60 जाना होगा जनरल वाले को। अगर उधर 90 अगर उसने अटेम्प्ट किया है तो 60 जाना होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। अभी आज ही मैं पूछ रहा था इसको, तो बहुत सारे 7-8 बच्चे जो है वो 60 के आसपास जा रहे हैं, लगातार बात भी कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास तो एक ही दिन में सैंपल आ जाता है, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होती है उस दिन शाम तक कम से कम 50 लोग बात करते हैं, तो एक आइडिया आ जाता है कि कट ऑफ क्या जाएगा। कि किसी बच्चे ने पिछली बार इंटरव्यू दिया है, कि किसी का सिलेक्शन हुआ है, अभी IAS नहीं बना है, किसी बच्चे ने केवल प्री निकाला था, मेंस नहीं हुआ था उसका। तो ऐसे सारे बच्चे, अभी मेरे साथ एक जो अभी मैं बात कर रहा था, 6-7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया और पोस्ट भी निकाली और इंटरव्यू तक पहुंचे। वो बच्चे जो है उनका प्री में स्कोर 88, 89, 90 और 91 था। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिनका मेंस नहीं निकला, मेंस दिया उन्होंने, उनका स्कोर 93, 94, 95 था। कुछ बात समझ में आ रही? प्री में उनके 93, 94, 95, लेकिन जिन लोगों का मेंस निकल गया और बल्कि फाइनल भी निकल गया, उनका स्कोर 87, 88, 89 और 91 से ऊपर नहीं है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप प्रीलिम्स में कट ऑफ से भी 4-5 क्वेश्चन ज्यादा करके आ गए या 8-10 नंबर ज्यादा ले आए तो मेंस जरूर हो जाएगा। और जैसे कट ऑफ के बिल्कुल ही नजदीक है आप, और जैसे तैसे आपने प्री क्रॉस किया है, एक आध नंबर से, एक आध नंबर ही ज्यादा है, या एग्जैक्ट कट ऑफ पे ही आप बैठे हुए हैं, तो भी हो सकता है कि आप इंटरव्यू भी क्रॉस कर जाओ और IAS बन जाओ। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ जो ज्यादा सॉल्व करेगा वो मेंस में। लिखना बिल्कुल अलग चीज है और फिर इंटरव्यू में जवाब देना फिर डिफरेंट चीज है। तो चीजें समझो थोड़ा सा आप। यहाँ ब्रॉड महासमुद्र है ना, ये सब कुछ कवर करना है आपको। कल शेड्यूल की बात मैं कर रहा था और मैंने 2 ही बताए थे, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, और 9th बताई थी और फिर सीधा 11 और 12 बताया था ना। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल क्यों बताया था? हाँ, 8th भी बताया था। 5th और 6th क्या बताया था? ट्राइब्स की वजह से बताया था। और मैंने बताया था वीकर सेक्शंस के लिए क्वेश्चन आएगा, और वो डेफिनेटली वो जमीन बचाने वाला मामला है कि उसकी जमीन लोग ना खा जाएं, इसलिए उसको सिक्योर करते हैं कि ट्राइबल की जमीन जो है लोगों को रोका जाता है
शेड्यूल्ड एरिया में घुसने से रोका जाता है, इसलिए जो शेड्यूल 5 है वो शेड्यूल्ड एरिया बनाती है, और शेड्यूल 6 जो है वो दूसरे नंबर का जो पॉइंट था, सेल्फ गवर्निंग जो बॉडी, सेल्फ गवर्निंग बॉडी जो है, स्वायत्त शासन वाला, वो दूसरा वाला पॉइंट वो 6th शेड्यूल में काम आता है। और 5th शेड्यूल पूछी उसने आज, तो 5th शेड्यूल में ए वाला यानी पहला वाला वो काम आता है कि वो ट्रांसफर होने से रोकता है, जमीन को ट्रांसफर होने से रोकता है, क्योंकि हमारे यहाँ मंडला है, जाबुआ है, ये ट्राइबल एरिया है, ये शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे और वहां अगर जमीन खरीदना चाहते हैं किसी जनजाति वाले की, ट्राइब वाले की, तो बहुत दिक्कत आती है, आसान नहीं है, आप खरीद नहीं सकते, तो रोकता है वो। कौन रोकता है? 5th शेड्यूल रोकता है। तो उनकी जमीन बचाने की कवायद है वो, कि कहीं उनकी जमीनें जो है वो उच्च वर्ग के या पैसे वाले लोगों के हाथ में न चली जाए, नहीं तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। जंगल बचाने की, जमीन बचाने की मुहिम है वो। तो कल मैं बात कर रहा था आपसे, इसलिए मैंने 2 शेड्यूल बताए, कितने 12 शेड्यूल है, लेकिन मैंने आपको 4-5 बताई थी और कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने शुरू यहीं से किया था। मैंने 4th नहीं बताई, 3rd नहीं बताई, 1st 2nd कुछ नहीं, 5th से शुरू किया था। मैंने कहा 5th बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि पॉलिटी के वो क्वेश्चन है, FR वाले या DPSP वाले, वो आपको वैसे नहीं मिले, उसका कारण और हो सकता है। वेलफेयर के क्वेश्चन पहले बहुत समय से आ रहे हैं, हो सकता है JNU के आदमी ने पेपर ना बनाया हो, ठीक है, हमेशा JNU वाला बनाता है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा है उन्होंने, और वो थोड़ा सा सोमनाथ मंदिर वाला भी, और ये और वो जो थोड़ा सा कोशिश की है, तो वो तुष्टिकरण वाला लग रहा है कि कोई अपर कास्ट वाला, और वो कोई इस टाइप का आदमी जो है वो पेपर बनाने तक पहुंचा है, या उसका सहयोग लिया गया है कहीं कहीं। जनरली ऐसा आता नहीं है, लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, उतना ज्यादा नहीं, अभी भी उतना नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा उसी तरह से पूछ लिया है, ठीक है। थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री और उसका मैप की मैं बहुत बात करता हूं आपसे। दुनिया भर के मैप जो है आपको तैयार करना चाहिए। मैंने विश्व परिक्रमा के नाम से एक गाइड बनाने के लिए, कॉपी बनाने के लिए कहा था। एक एक देश के बारे में, उसके बारे में जानकारी जुटाओ, इकट्ठा करो, पढ़ो थोड़ा सा। जैसे बहुत सारे क्लूज होंगे तो फिर एक मैप बन पाएगा, एक पिक्चर डायग्राम बना पाओगे आप, और उससे आंसर निकाल पाओगे। बहुत सारे क्लूज इकट्ठा करना पड़ेंगे, कई देशों की आपको जानकारियां जुटानी पड़ेंगी। इंटरनेशनल जो आप देख रहे हो वर्ल्ड वाला, वर्ल्ड मैप से, वर्ल्ड ज्योग्राफी के फिजिकल वाले फीचर्स वाला, या यूं कहें कि जैसा वो अफगानिस्तान की बॉर्डर बता रहा है, या जो एक क्वेश्चन में वो लेवांट का बता रहा था, तो वो ISIS का प्रिकर्सर है, वो ISIS वहीं से तैयार हुआ था, तो मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। तो सीरिया, इराक कहाँ पर है, वो उसी का पार्ट है, उसी को लेवांट कहा जाता था। हमने क्लास में सब चर्चा करी, पुरानी कक्षाएं अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे तो उसमें सब मिल जाएंगे। तो जहाँ जो जो होमवर्क बताया जा रहा है, अगर आप उसको करेंगे तो उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत आसान है, लेकिन करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। मैं बार बार चर्चा में जो है अल्फा और वो सब, उन सब चीजों की बात करता हूँ। नाइट्रोजन साइकिल की बात करते समय हम लोगों ने उसकी चर्चा की है, ठीक है। अब कुछ तो थोड़ा सा उनका प्रश्न पूछने का तरीका वैसा, कल भी मैंने आपको कहा था वायरस, वैक्सीन बताया था, इंपॉर्टेंट है। तो आपको वायरस भी मिल जाएगा उसमें, वैक्सीन भी मिल जाएगा, ठीक है। और डेफिनेटली सीरम इंस्टीट्यूट ने तो कोई mRNA वैक्सीन नहीं बनाई है, वो किसने बनाई है? फाइजर ने। फाइजर की वैक्सीन mRNA वैक्सीन थी और बड़ी प्रसिद्ध रही, और तत्काल में बनी थी, बहुत फास्ट बनी थी, सब जानते हैं। तो वैक्सीन तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था, प्रेडिक्ट किया जा सकता है उस प्रश्न को। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते। और कोविड का क्वेश्चन तो है ही है, क्योंकि कोविड आया था, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी करंट की चीजें जो समसामयिक तरीके से होती है,
आप उसका डीप में नोट्स बनाइए। 3 तरह के नोट्स बनने चाहिए। एक होना चाहिए इंट्रोडक्टरी नोट्स, जिसमें पता चले कि व्हाट इज, वेयर इज, कहाँ है ये, क्या है ये, कौन है ये, है ना। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं। ये आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं दिलाएंगे, लेकिन मार्क्स तक पहुंचाने में मदद करेंगे, बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर के प्रश्न होते हैं, दूसरे उत्तर जो होते हैं बड़े नोट्स, अगर आप नोट्स कह सकते हैं इनको, वो होता है हाउ, व्हाई, ये कैसे, क्यों। हाउ और व्हाई वाले जो केस, जो प्रश्न होते हैं, वो थोड़े एक पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, उसका नोट्स एक पैराग्राफ में बना सकते हैं। और तीसरा होता है एनालिसिस, विश्लेषण। तीसरा नोट्स होता है जो मेंस में बहुत काम आता है, इंटरव्यू में भी, और उसमें प्रोज और कॉन्स होते हैं। किसी भी इशू के प्रोज और कॉन्स लिखने पड़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक चीजें दोनों, अगेंस्ट में और फेवर में लिखना पड़ता है, उस इशू के फेवर में और उस इशू के अगेंस्ट में। और लास्ट में बैलेंस्ड व्यू, एक संतुलित दृष्टिकोण, आपका एक बैलेंस्ड व्यू लिखना पड़ता है। ये तीसरे नंबर का नोट्स होता है। तो 3 तरह के नोट्स आपको बता दिए, एक लाइन वाले, 1 लाइनर, एक पैराग्राफ वाले और एक पेज वाले। एक पेज वाले में प्रोज, कॉन्स एंड बैलेंस व्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड बैलेंस। अब ये सभी चीजों में नहीं बनेगा, किसी किसी के केवल 1 लाइनर ही बनेंगे, किसी के पहला भी बनेगा, दूसरा भी बनेगा, और किसी किसी में जाओगे तो वो तीसरा भी बनेगा। तो जिसमें तीसरा बनता है वही मेंस में प्रश्न आते हैं। जैसे मॉब लिंचिंग, तो मॉब लिंचिंग के फेवर में आप कुछ नहीं लिख सकते, अगेंस्ट में ही लिखना होगा, ठीक है। सरोगेसी दोनों लिख सकते हो, सरोगेसी में दोनों पक्ष आएंगे। लेकिन मॉब लिंचिंग में दोनों आएंगे क्या? आप 5 पॉइंट बता सकते हो मॉब लिंचिंग के फेवर में कि होना चाहिए? नहीं बता सकते। तो आप समझ गए होंगे कि कौन से प्रश्न जो है वो एनालिटिकल जाएंगे और जिसमें प्रोज और कॉन सब होंगे, और वो बैलेंस व्यू तक जाएगा। क्योंकि अब प्री आज का एग्जाम हो गया, तब थोड़ा मेंस की भी तैयारी होगी। कुछ बच्चे जो आज 60 प्रश्न लगभग ठीक कर लेंगे, 60 के आसपास, जनरल वाले 60, ओबीसी वाले 58, एससी वाले 56, 55 और एसटी वाले 50। तो जो इस तरह से ठीक कर लेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 90 अटेम्प्ट किए हो तो, मैं 90 के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, अगर 100 अटेम्प्ट किए हैं तो फिर वो उसके अगेंस्ट 2-2, 3-3 बढ़ जाएंगे, और 80 अटेम्प्ट किए हैं तो फिर 2-2, 3-3 कम भी हो जाएंगे तो चलेगा। समझ में आ गया होगा आपको माइनस मार्किंग। 10 क्वेश्चन पे 3 बलिदान हो जाएंगे, ठीक है, लगभग 3 बलिदान हो जाएंगे, तो वो मान के चलो, तो अंदाज हो जाता है। तो ऐसे जिन जिन ने भी किया है वो सब लोग मेंस देंगे। तो तैयारी कैसे करेंगे? पहली बार आप कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे नोट्स बना सकते हो। सभी मुद्दों में प्रोज कॉन्स नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ज्यादा आप नहीं दे सकते, प्रो आप नहीं जा सकते, क्योंकि उसको फेवर कैसे करोगे, ठीक है। तो संतुलित दृष्टिकोण जो है वो देखता है, कॉपी चेक करने वाला आपका जो बैलेंस व्यू है उसको चेक करता है कि आप उसको काउंटर बैलेंस कैसे कर रहे हो चीजों को। उसको देखते ही आइडिया आ जाता है कि इसका दिमाग कैसा है।
तो हर मुद्दे का आपको ऐसा बनाना है, हर इश्यूज के ऊपर आपको ऐसी चीजें तैयार करनी है। यूक्रेन के क्राइसिस के ऊपर तो आप लेक्चर देख के करो, न्यूज़पेपर देख के करो, तो ये सब चीजें आपके विचार को प्रबल बनाएंगी। ठीक है, और बैलेंस करोगे तो सब में 95 से 100 के आसपास मार्क्स आते हैं। मेंस में 90 नंबर आना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको टॉप में जाना है तो 100 के आसपास पहुंचना बहुत जरूरी होता है। 110 आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात है 250 में से, लेकिन जीएस में इतने आ नहीं रहे। हाँ, 150 नंबर ऑप्शनल में जरूर आना चाहिए। 150, 250 में से 150 तक पहुंचना चाहिए। लेकिन हमारे अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 125 तक ही पहुंचे, 118, 110, कुछ लोग 100 तक ही पहुंचे हैं। लेकिन कुछ बिल्कुल बॉर्डर पे जाके कुछ लोग लटके हैं, वो 125 वाले हैं। लेकिन जिनका भी 130-35 है उन सबको नौकरी लग गई। आईएएस बनने के लिए 140 हो तो ज्यादा अच्छा है। इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो 100 से 120, 100 एवरेज मान सकते हैं, 100 एवरेज मार्क्स है। 100 नंबर जो है 250 में से एवरेज नंबर है। हमारे समय में 300 का पेपर था तो उस समय भी 100 एवरेज ही मानते थे। अभी 250 में भी 100 एवरेज मान रहे हैं। एवरेज नहीं है, एवरेज 90 है, लेकिन फिर भी मेरे स्टूडेंट कम से कम 100 एवरेज वाले होंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ऐसे में ज्यादा लाते हैं। मेरे खुद के भी अच्छे आते थे, 139, 140, 150, 152 ऐसे मार्क्स आते थे 300 में से, और वो अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स माने। हमारे साथ वाले बहुत सारे बच्चे जो टॉप भी थे, टॉप 10 में भी थे, टॉप 25 में भी थे, पर वो 98, 105 ऐसे मार्क्स थे, बहुत कम नंबर होते। उसके बावजूद वो बोलते थे कि जान बची तो लाखों पाए। मतलब 100 आ गए मतलब गंगा ना है, बस बहुत बहुत हो गया। हमने इतना ही एक्सपेक्ट किया, हमको लिखना ही नहीं आता, हम लिख ही नहीं सकते। हम फैक्ट्स लिख देते हैं, हम आंसर लिख देते हैं, लेकिन ये ऐसे में जो थॉट प्रोसेस लिखना होता है और जो पूरा फ्लो लाना होता है वो हमसे नहीं होता, वो हमारे बस की बात नहीं है। हम भाव नहीं जगा पाते, हम आकर्षित नहीं कर पाते परीक्षक को मार्क्स देने के लिए। ये कला में नहीं है। हम आंसर लिख सकते हैं, हमसे कोई प्रश्न पूछो हम आंसर लिख देंगे, लेकिन ऐसे डिफरेंट चीज है, वो भी लिखना सीखना पड़ेगा आपको। हर सप्ताह मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ एक ऐसे लिखने के लिए आपको कहूँ। ठीक है, तो इस बार आप लिखिए क्रिप्टो करेंसी पर। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, उसका भविष्य और चुनौतियां, चैलेंजेस, फ्यूचर एंड चैलेंजेस। क्रिप्टो करेंसी, फ्यूचर एंड चैलेंजेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और पिछली बार तो सारे टॉपिक हमारे हिसाब से ही थे, फिलोसॉफिकल थे। आपने देखा हम जो पढ़ाते हैं, जिस स्टाइल में बात करते हैं, लगभग उसी स्टाइल के ऐसे थे। तो कई लोग बोल रहे थे कि आपके स्टूडेंट के लिए तो चांदी है बिल्कुल, क्योंकि आप इसी तरह से पढ़ाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछली बार 10-12 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे उस परीक्षा देने में, तो उसका लाभ उतना नहीं मिल पाया। लेकिन जितने ने भी दिया, अच्छा लाभ कमाया। अब आपकी बारी है, मैं दोनों तरह के करवाऊंगा, फैक्चुअल वाले भी कराऊंगा, कंसेप्चुअल वाले भी कराऊंगा, थोड़े ये इस टाइप के जो इसमें साइंटिफिक टच आता है वो भी, और फिलोसॉफिकल भी करेंगे हम लोग, फिलोसॉफिकल भी करेंगे। इस बार तो उसने 99%, केवल एक ही टॉपिक थोड़ा सा ऐसा था, बाकी सारे के सारे टॉपिक जो है वही थे, फिलोसॉफिकल थे। तो आज से जो तैयारी शुरू हो रही है उसमें आपको डिफरेंट टाइप का होमवर्क मिलेगा, और दिसंबर तक आप इस मोड में रहो हमारे साथ, और इस बीच में अपना ऑप्शनल पेपर तैयार करो। दिसंबर, जिसको भी अगले साल की परीक्षा में बैठना है 2023 में, दिसंबर तक उसका ऑप्शनल पेपर तैयार हो जाना चाहिए। दिसंबर तक अगर आप ऑप्शनल तैयार नहीं कर पाए तो फिर आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा प्रीलिम्स के रिजल्ट के साथ। जैसे प्रीलिम्स फिर अगले साल मई जून में होगा, और फिर सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस होता है, तो वही समय मिलता है 2-2.5 महीने का, 3 महीने का, तो उसमें ज्यादा आप अच्छा डेवलप नहीं कर पाए।
और किसी का भी मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो डीप में तैयार होना बहुत जरूरी है। पीजी लेवल की तैयारी होनी चाहिए। यूजी लेवल बोलते हैं लेकिन आंसर की जो मैच्योरिटी होती है वो पीजी को टच करती है, छू करके आती है उसको। हर आंसर पीजी को छू करके आता है। तो उसमें जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जो कोट लिखे जाते हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, या आर्ट साइड के मैं बता रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज या इसके जो पेपर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो पूरे पीजी लेवल के होते हैं। और क्वालिटी जो पीजी लेवल के लिखता है और एक बार उसके मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, फिर आप घटिया क्वालिटी उसके सामने लेके जाओगे तो फीका रहेगा, आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो वो 150 तक जाएगा तो आप 120 ही पहुंच पाओगे, 120 पे बात नहीं बनेगी। 130 135 पहुंचना होगा लिस्ट में आने के लिए, और आईएएस बनने के लिए 140 से 150 पहुंचना जरूरी है। आईएएस प्राप्त करना है, टॉप 100 में पहुंचना है तो 140 150 तक जाना जरूरी है। तो बिल्कुल क्लियर है कि ऑप्शनल पेपर को इतना डीप में करो और इतना टेस्ट दो, उसके टेस्ट देके रखो, और बार बार टेस्ट में 150 नंबर लाने की आदत हो जानी चाहिए। टेस्ट में जब आपको 50 नंबर 150 की आदत हो जाएगी तो एग्जाम में भी आ जाएंगे, 140 तो आ ही जाएंगे। टेस्ट में ही आप स्ट्रगल कर रहे हो, 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो वहां चमत्कार नहीं होगा, ध्यान रखिए, चमत्कार नहीं होता, क्योंकि ला ही नहीं सकते आप। क्वेश्चंस जो हैं वो पहले से प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं, मेंस के, ऑप्शनल के भी और जीएस के, काफी हद तक प्रेडिक्ट हो जाते हैं। नहीं भी होते हैं तो उनका स्टाइल तो समझ ही सकते हो कि क्वेश्चन का स्टाइल क्या रहेगा, तो आंसर ठीक वैसा ही आपको बनाना है। तो बहुत गंभीर बातें हैं जो व्यक्ति 2023 में बैठना चाहते हैं उनके लिए बहुत सटीक मार्गदर्शन है, जबरदस्त गाइडेंस है। आज से ही अपनी कोशिश करना शुरू करें तो अगले साल, जिन जिन लोगों ने इस साल परीक्षा दी है और 8-8 10-10 क्वेश्चन पीछे हैं, वो अगले साल सेलेक्ट हो सकता है। जो लोग 20 क्वेश्चन पीछे हैं वो 2 साल लगे, ध्यान रखिए। थोड़ा अगले साल वाला मुश्किल है, 23 वाला भी मुश्किल है। मैं बोल रहा हूं कि 60 में सिलेक्शन होता है और अगर किसी का 40 आ रहा है तो इसका मतलब 2 साल लगेंगे। अगले साल आप 550 152 पे पहुंचोगे। अब चमत्कार हो सकता है इसमें, जिद पकड़ने पे हो सकता है कि वो 60 भी पहुंच जाए। वो जिद दिखेगी, फिर हमको दिख जाएगी कि ये जिद्दी हो गया है और ये निकाल ले जाएगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वही बैठने का उठने का सलीका बदल जाता है, बात करने का सलीका बदल, बहुत ही गजब का डिवोशन लाना पड़ता है उसके लिए। तो पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी और दिमाग भी खुला रखना पड़ेगा। और मैंने कहा था आपको कि पढ़ाई व्यक्तित्व में आती है, ये वाली आपकी बिहेवियर में आती है। एप्टीट्यूड एटीट्यूड, तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड बनता है, ठीक है। तो जो पढ़ाई है वो है मेहनत, हार्डवर्क, नॉलेज, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, उसको बोलते हैं स्टडी, पढ़ाई। उसका प्रतिशत है लगभग 50। कितना रोल है उसका? 50% रोल है। अब वो जो पढ़ाई है, वो जो स्टडी है, वो आपके बिहेवियर में, एप्टीट्यूड में जब आएगी तो वो जो चीज है, एप्टीट्यूड वाली जो चीज है, वो मैंने आपको बताया भी था कि आपको जब नॉलेज आ जाएगा केवल, तो आपकी गाड़ी जो रोक रहा है कांस्टेबल, वो रोक नहीं पाएगा। नॉलेज आने के बाद रोक नहीं पाएगा, आप उसको समझा दोगे, लेकिन 5 मिनट का एक तरह से स्ट्रगल करना पड़ेगा। 5 मिनट तक स्ट्रगल करोगे, फिर उसको बिना पैसे लिए दिए आप अपनी गाड़ी लेकर के चले जाओगे। ट्रैफिक वाले से बहस करनी पड़ेगी
उसको समझाना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपने नॉलेज गेन कर लिया, लेकिन अगर वो एप्टीट्यूड में आ गया तो केवल आप 2 मिनट 1 मिनट बात करोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, कूल रहोगे, शांत रहोगे, बल्कि वो स्ट्रगल कर रहा होगा और वो चाहता है कि चालान बनाए, वो चाहता है कि उसको आप रिश्वत दो 200 रुपए की, 500 रुपए, 1000 रुपए, लेकिन आप देते नहीं और आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। और तीसरा स्थिति होती है इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंट कर देना उसको, वो 30% होता है, 25% या 30%। तो जो व्यक्ति नॉलेज गेन कर लेता है, अपने व्यवहार में ले आता है और फिर इंप्लीमेंट भी कर देता है। आप उससे बातचीत करते समय इस तरह की बातचीत करोगे कि वो सरेंडर हो जाए या आपको सैल्यूट मारे या आपको कहे कि जाइए सर, आप जाइए मैम, जाइए, सॉरी आपको हमने रोका। वो इंप्लीमेंट के बाद वाली स्थिति। तो आप जो पढ़ते हो वो किस स्तर का है? केवल वो नॉलेज इंफॉर्मेशन के लेवल पे है, एप्टीट्यूड में आ गया, या फिर इंप्लीमेंट भी हो गया? तो जैसे किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई तो उसको धारा पता है और कानून पता है कि छेड़छाड़ करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है और एफआईआर कैसे लिखी जाती है और कौन सी लैंग्वेज लिखनी चाहिए, ये उसको पता है। ये हुआ केवल नॉलेज और इंफॉर्मेशन पता है, यानी 50% पार्ट। यहां सिलेक्शन नहीं होता। अब उसके बिहेवियर में आ गया है कि लोग डरने लगे हैं उससे, और जो छेड़छाड़ करना चाहता है वो कर नहीं पाता और उससे डरता है क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा हो गया, एप्टीट्यूड में आ गया। ये 20% और अब ये है कि अगर किसी ने गड़बड़ की तो वो थाने चली जाती है और एफआईआर लिखाती है और सामने वाला अंदर होता है। उसमें हाँ ना और सोचना और उसको देर लगाना ऐसा नहीं है, वो कर डालते हैं। वो जो तीसरी स्टेज होती है वो इंप्लीमेंटेशन वाली है, कंप्लायंस, वो हो गया। वो जो स्थिति होती है वो सिलेक्शन की स्थिति होती है किसी भी नॉलेज के साथ, तो उससे आपका बिहेवियर बदलता है। इसलिए आप जो भी पढ़ते हो उसके आपके आचरण में आती है वो चीज। इसलिए बहुत कम ऐसे सिलेक्टेड लोग होंगे जो दब्बू होंगे, बहुत कम है। वो प्रखरता उनकी जिंदगी में आ जाती है, इसलिए तो उनको डीएम बनाया जाता है, एसपी बनाया जाता है, और वो दिखता है, वो पूरा संभालते हैं उसको, उन पे शंका नहीं की जाती है क्योंकि ऑलरेडी आईएएस है, आईपीएस है, तो उन पे ज्यादा शंका नहीं करते, उनको बना देते हैं, वो निपटेगा, वो उसकी जिम्मेदारी। उस पर दया नहीं की जाती है। तो कितना छोटा बच्चा है, अभी तो 25 साल का है और इसकी दाढ़ी मूछें भी ठीक से नहीं आई, ये तो पता नहीं 25 साल का जो हो गया लेकिन अभी भी छोटा ही दिखता है, कोई दया नहीं करता उसको बना देते हैं। और वो एरिया तो इतना खतरनाक है, वहां तो एक से एक गुंडे हैं, लोग हैं, कैसे कंट्रोल करेगा? नहीं, कोई नहीं, बना देते हैं। आप देश भर में देखो कलेक्टर एसपी के फोटो, बहुत सारे मासूम दिखेंगे लेकिन वो है और काम कर रहा है क्योंकि वो इंप्लीमेंट करते हैं, वो उस स्टेज में पहुंचे हुए लोग हैं, तभी तो एग्जाम निकले उनके। इसलिए मैं बता रहा था आपको कि आप पढ़ाई करोगे तो उसके साथ साथ आपके अंदर चेंज भी आएंगे, क्योंकि आप इंप्लीमेंटिंग स्थिति में पहुंचोगे तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। और जैसे इंप्लीमेंटिंग उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश करोगे, आपका स्वभाव भी बदल जाएगा, फिर आपका शोषण नहीं हो सकता, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो पैरेलल में पढ़ाई होती जाती है, तभी वो आंसर निकालना आ जाता है। जैसे मैं भी बता रहा था कि अगर पेपर में किसी को ट्रांसलेशन करना है और मान लिया जाए उसको झूठ मूठ का आंसर बनाना है, जैसे 3 नंबर पे उसको बनाना है कि उसको ऑप्शन तो देना है 1 और 2 वाला, लेकिन उसको चूंकि अब पूरा ABCD 4 ऑप्शन देना है तो उसके लिए तीसरा वाला भी बनाना है, तो वो 3 लाइन वाला नहीं बनाएगा तीसरा वाला
क्योंकि उतना सारा बल्कि बनाना तो उसके लिए सेंटेंस बनाना, फिर वो ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि ये फर्जी है, यानी कैंडिडेट को भी सही लगना चाहिए। दूसरी चीज कि फिर वो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी करवाना पड़ेगा, तो काम बढ़ेगा। और ट्रांसलेशन के लिए अलग व्यक्ति को अगर नियुक्त करेंगे तो नुकसान ये है कि पेपर आउट होने का डर रहेगा, तो इसलिए उसी की जिम्मेदारी उसी के ऊपर डाल दी जाती है कि तुम ही ट्रांसलेशन करो। तो अपना काम कौन बढ़ाएगा? अपना काम कोई तभी बढ़ाएगा जब वहां जाना जरूरी है। आपका काम ये यहीं 6 नंबर पे हो रहा है तो आप न्यू मार्केट नहीं जाओगे। न्यू मार्केट जाना जरूरी है तो 6 नंबर होते हुए आ जाओ। और एक और काम गिनाना है और बहुत नजदीक का, और कोई 3 काम तो तुम करके आना आज, तो एक यहीं का ले लोगे नजदीक का, सबसे लास्ट वाला लोगे तो फिर बिल्कुल नजदीक वाला ले लोगे, एकदम सबसे दूर वाला नहीं लोगे। तीसरा काम आप कभी भी दूर वाला नहीं लोगे। तो कितना इजी है ह्यूमन बिहेवियर को चेक करना। तो अगर आप ऐसे चेक कर रहे हो तो कोई आपसे झूठ भी नहीं बोल सकता कलेक्टर रहते हुए कि साहब मैं सबसे लास्ट में बैरागढ़ गया था। वो तुम उधर जाना होता तो पहले ही चले जाते ना भाई, सबसे आखिरी में क्यों जाते? तुम झूठ बोल रहे हो। तो निकाल पाएगा ना एप्टीट्यूड से। तो फर्स्ट पेपर भी एप्टीट्यूड टेस्ट ही है, सेकंड पेपर को एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, लेकिन फर्स्ट भी वही है देखा जाए तो। नॉलेज वाला उतना नहीं है क्योंकि उसमें आप, लेकिन कोई ट्रिक से पास ना हो जाए इसलिए तो मेंस लिया जाता है कि ऐसी ट्रिक लगा के किसी ने प्री निकाल लिया तो वो तो आईएएस बन जाएगा। तो मेंस लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। तो कई लोग बोलते हैं इसकी कुछ ट्रिक हो सकती है, शॉर्टकट हो सकता है, तो मैंने बता दिया आपको। अपना बिहेवियर चेंज करते जाओ, पढ़ते जाओ, बिहेवियर चेंज करते जाओ, पढ़ते जाओ, तेज बनते जाओ। तेज बनते जाओगे तो एग्जाम में सोचने का तरीका बदल जाएगा। एग्जाम में जब आप बैठते हो तो सीधा सीधा प्रश्न तो मुश्किल से 10 से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, जो आप पढ़ के आए हो किताबों में, वो 10 से ज्यादा नहीं होंगे। बाकी तो आपको तुक्के बिठाने पड़ेंगे, इसको इस वजह से बिठाया, उसको उस वजह से बिठाया, उसको उस तरह से बिठाया। अभी मैं रास बिहारी बोस पढ़ा रहा था परसों, तो उसमें मैंने पहला हमारे नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने गदर आंदोलन को बाद में छोड़ा था और जापान बस गए थे। तो साफ साफ लिखा हुआ, हमारा हिस्ट्री वाला नोट्स देखो आप। मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा था तो उसमें वारिंद्र कुमार घोष लिखा था, अनुशीलन समिति और युगांतर वाला, एकदम ऐसे वारिंद्र कुमार घोष लिखा था। यहां अलग मैटर है। यहां बोला उन्होंने कि गदर से कौन संबंधित है, तो रास बिहारी बोस जो है वो गदर आंदोलन से संबंधित रहे। लाला हरदयाल और वो जो गदर आंदोलन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कुछ दिनों तक उनके जिम्मे ये काम रहा। और जब लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने की बात आई और ये, तो मैं लास्ट में अभी क्लास में गवर्नर जनरल ही बता रहा था, उस समय में ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। तब ये जिक्र आया था। अब ये जिक्र इनडायरेक्टली आया था, लेकिन आप हमारे नोट्स में जाकर के देखेंगे तो बकायदा उस लाइन को लिखा हुआ है, जाकर के चेक कीजिएगा। रास बिहारी बोस वाला, लॉर्ड हार्डिंग वाले हिस्से में जाएंगे तो भी मिल जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी वाली जो बात आती है उसमें आ जाएगा। और फिर बाद में आईएनए की स्थापना में कैप्टन मोहन सिंह और उनके साथ सुभाष चंद्र बोस को स्थापित करना, और विकिपीडिया में जाके देखेंगे तो एकदम से ही आता है। तो ये सब चीजें हैं उसमें। तो एक प्रश्न को कहां से कर सकते हो? विकिपीडिया से भी देखना है, सुभाष चंद्र बोस के एंगल से भी देखना है, लाला हरदयाल के गदर आंदोलन से भी जोड़ करके देखना है, खुद रास बिहारी बोस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में जुड़े हुए हैं, ये चीज भी देखना है। क्योंकि परीक्षा में तो आज एक पूछा है, कल से कुछ दूसरा एंगल आ सकता है। और उधम सिंह इस बार मूवी आई थी, आपको पता है, जलियांवाला बाग वाला केस था, तो 1920, 1921, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। तो ये 100 साल मनाए जा रहे हैं।
तो रास बिहारी बोस के गदर आंदोलन से दूर जाना और जापान में बस जाने के समय है, और वो भी 44 तक जापान के नागरिक के तौर पर रहे और वहां उन्होंने शादी की जापानी महिला से, जर्मनी की महिला से। यहाँ आपको सुभाष चंद्र बोस शादी करते हुए दिखते हैं क्योंकि वो जर्मनी शिफ्ट हो जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद में वो आजाद हिंद फौज के दौरान इधर आते हैं रास बिहारी बोस के पास। तो रास बिहारी बोस पहले से जापान में है। तो ये सब कनेक्शन बिठाने पड़ेंगे आपको कि विदेशों में जो भारतीय हैं उसमें वीडी सावरकर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कांग्रेस कई बार उनको निगेटिव प्रचार करती है, लेकिन यहां देखेंगे तो क्रांतिकारियों की और खास करके विदेशों में क्रांतिकारियों की सबसे पहली पसंद जो थे वीडी सावरकर थे। रास बिहारी बोस ने वीडी सावरकर की प्रेरणा से ही एक तरह से आजाद हिंद फौज बनाई थी। कैप्टन मोहन सिंह की आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस को सौंपना, उसमें अगर कहीं इंस्पिरेशन काम कर रहा है तो वो सुभाष चंद्र बोस के लिए और रास बिहारी बोस के लिए वीडी सावरकर है। तो वीडी सावरकर अंग्रेजी पढ़े लिखे, इंग्लैंड में काम कर चुके वो व्यक्ति हैं, इंडिया हाउस में काम कर चुके। तो चाहे उधम सिंह हो, भगत सिंह हो, कितने भी क्रांतिकारी, जो भी क्रांतिकारी हैं, वो वीडी सावरकर की किताबें पढ़ करके 1857 और तमाम प्रकार की जो उनकी क्रांतिकारी किताबें थी उनको पढ़ करके ही बड़े हुए हैं। मतभेद हो सकते हैं उनसे, लेकिन उनसे प्रेरणा लेते थे। तो ये सारे एंगल जब आप जोड़ करके देखोगे ऐसे इस दृष्टिकोण से, तो हिस्ट्री पढ़ने का अलग तरीका है। ऐसा नहीं कि हमने ये घटना पढ़ ली, इसके नोट्स बना लिए। नोट्स नहीं बनेंगे, कभी पूरे नोट्स नहीं बनेंगे। कनेक्शन बिठाने पड़ेंगे। कौन कब गया, किस देश में गया, उसका संबंध इससे कैसे हुआ, वहां से वो कौन भागा, उसको वहां फांसी हुई, इसको यहाँ गोली मारी, इसने फिर यहाँ करके कुछ अभियान चलाया, किसी की हत्या करने की कोशिश की, फिर उसको सपोर्ट किसने किया। तो ये पूरा नेटवर्क है और पूरे नेटवर्क को समझना पड़ेगा। इस बीच में गांधी, साउथ अफ्रीका में गांधी, ये वही समय है जब गदर आंदोलन भी चल रहा है, लॉर्ड हार्डिंग पे बम भी फेंका जा रहा है, खुदीराम बोस भी एक्टिव हैं और तमाम क्रांतिकारी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। विदेशों में मैडम भीकाजी कामा और वो जो अपना कार्यक्रम चला रही हैं वो लगे हैं, और इधर साउथ अफ्रीका में गांधी है। तो इस बार थोड़ा सा गांधी लगभग पेपर में से गायब रहे, लगता है कि कोई न कोई गांधी विरोधी आदमी, नहीं तो गांधी के बिना तो पेपर होता ही नहीं है। गांधी बहुत जरूरी होता है। और बहुत सालों से पूछ लिया तो उसने थोड़ा टेस्ट भी चेंज कर दिया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा थोड़ा लक्ष्मीकांत की तरफ शिफ्ट हो गया। थोड़ा आप देखोगे तो फैक्ट्स पे चला गया, जनरली वो कंसेप्ट्स पे ही रहता है। ये डाइवर्ट करने की कोशिश है, लेकिन कुछ लोगों के फेवर में गया तो उनका स्कोर 60-65 जाने लगा जिन्होंने ये किया था। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, फैक्ट्स को भी और कंसेप्ट्स को भी, और करंट अफेयर्स के एनालिसिस को भी, सबको मिक्स करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं वो बात करना आपको आना चाहिए। घूमना फिरना, विचारों में घूमना फिरना, कहानियों को भी घुमाना आना चाहिए। एक कहानी एक देश से जुड़ करके दूसरे देश से जुड़ी हुई है। तो लेवांट वाला जो क्वेश्चन है IS वाला, वो वही है, मेडिटेरेनियन वाला, तो वो कहानी वहां से शुरू हुई थी। IS इस्लामिक स्टेट की, उसको लेवांट कहते हैं, सीरिया के उस हिस्से को। तो उसका नक्शा भी देखिए, जब भी कभी कोई हिस्सा आपसे पूछा जाता है तो उसका मैप जाकर के देखिए। किसी भी भौगोलिक स्थान की बात होती है तो मैप जाके देखिए, मैप में किस जगह पर है। इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व का मिल जाएगा आपको, वाटर बॉडीज कल मैंने बताया उसका प्रश्न मिल जाएगा आपको, वाटर बॉडीज दिख रही हैं उसमें, नेशनल पार्क दिखते नजर आ रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ आपको दिख रही है, यानी कि वन्य जीवन, एंडेंजर्ड स्पीशीज टाइप की चीजें दिख रही हैं उसमें आपको।
सब दिख रहा है कि नहीं? तो गायब नहीं हुआ, वो प्रश्न का हिस्सा है। अभी भी ये परीक्षा सीमित हो सकती है, इसकी बाउंड्री बनाई जा सकती है, उसको डिलिमिट किया जा सकता है। हम एक लेक्चर में जब इतनी सारी बातें बता सकते हैं, तो ऐसे अगर 25-30 लेक्चर हो ठीक इसी टाइप का इंपॉर्टेंट वाला, तो 40-50 प्रश्न तो ऐसे जिक्र में आ जाएंगे। बस ऐसे जिक्र करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आप बैठे जाओ, सुनते जाओ, लिखते जाओ। पहले हम ज्यादा देते थे, इस बार हमने कल ही प्रयास किया, थोड़ा अगली बार और प्रयास करेंगे, थोड़ा जल्दी चेत जाएंगे, ज्यादा देंगे तो ज्यादा चीजें निकलेंगी। हम हमारी रेगुलर क्लास में जो चलती है हमारे यहाँ, उसमें ज्यादा दिन से दे रहे थे तो ज्यादा क्वेश्चंस आए उनके लिए। अब यहाँ थोड़ा हम प्रयास, क्योंकि 2 ही दिन लेते हैं तो उतना नहीं कर पाया। आप याद दिला देना अगली बार, अगले साल 2023 में हम 10 दिन सीरीज चला देंगे तो 40 प्रश्न इकट्ठे हो जाएंगे आपको। 4 तो मिल ही गए ना आपको, तो 10 दिन चलेगा तो 40 तो हो ही जाएंगे। 40 हो गए तो कुछ खुद भी तो कुछ करोगे कि नहीं? 20-25 खुद भी करोगे तो हो जाएगा, बस बहुत बड़ी बात नहीं है। दिमाग चलाना, मैं तो कल इतना ही सब्जेक्ट कवर कर पाता था ना, साइंस टेक नहीं कर पाया, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी। ये सब हमने हमारी रेगुलर क्लास में तो ये सब बोर्ड पे लिखा था, 20 क्वेश्चन लिखे कि ये सब लिखे थे, NFT और ये सब लिखे थे, सारे वही सब है। मतलब पेपर का जो है पहले से आप खुशबू आती है उसकी। कितना अनोखा पेपर, बहुत ज्यादा चौंकाता नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं चौंका पाता, कर सकते हो। और सिलेक्शन तो कम पे हो ही जाता है, 60 ही तो 40 तो फिर भी गलती करना ही है, कोई दिक्कत नहीं, गलती कर सकते हो आप इतना। तो अभी होमवर्क जो है आप लोग इस प्रकार से करो। आज से मैं आपको कल्चर का होमवर्क देता हूं। मैं यहाँ रेगुलर क्लास में मैं कल्चर शुरू करूंगा, कल से आपको पहले से ही शुरू कर देता हूं, क्योंकि मेंस में इस बार उसने कल्चर इधर ज्यादा पूछा नहीं, लेकिन प्रीलिम्स में भी 3 या 4 प्रश्न कल्चर के पूछता है, और वो इंडियन हिस्ट्री वाले सिलेबस में मान के पूछ लेता। कल्चर अलग से सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो उसको इंडियन हिस्ट्री का पार्ट बना के पूछ लेता है कल्चर, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री तो है, ठीक है ना। फिर भी ये जो है कि योग वशिष्ठ का अनुवाद और ये सब कल्चर का ही पार्ट है, क्योंकि साहित्य आ जाता है, लिटरेचर आ जाता है, डांस आ जाते हैं, फेस्टिवल आ जाते हैं, म्यूजिक आ जाता है, स्कल्पचर आ जाता है, पेंटिंग्स, थिएटर, सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन हम सिस्टमेटिक चलेंगे, और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के उस पार्ट को लेंगे, एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट, इंडियन स्पिरिचुअल टेक्स्ट, भारत के आध्यात्मिक ग्रंथ, स्पिरिचुअल टेक्स्ट ऑफ इंडिया, एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैदिक काल से लेकर वेद, ये इस बार का आपका होमवर्क है। वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, वेदांग, षड दर्शन, 6 फिलॉसफी स्कूल्स, पुराण, स्मृति, आज जैन टेक्स्ट पूछा है उसने, कल्चर का एक क्वेश्चन 2 है, एक जैन टेक्स्ट भी पूछा, तो उसमें बुद्धिस्ट और जैन, स्पिरिचुअल आएगा तो फिर दोनों आ जाएंगे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट। जैन धर्म के ग्रंथ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ,
और एक आएगा तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड, उसको संगम लिटरेचर, तमिल वाले को बोलते हैं संगम लिटरेचर। फिर आएंगे संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ऋग्वेद के अलावा, besides Vedas and Upanishads and Aranyak and ब्राह्मण ग्रंथा। किसका? भर्तरी का, कालिदास का, बाणभट्ट का, वराहमिहिर का, चरक, सुश्रुत, तो सारी संहिताज, जितनी संहिताज हैं, संहिता, संहिता या संहिता जिसको कहते हैं, वो सभी संहिताएं, ग्रामर, व्याकरण, संस्कृत लिटरेचर। ये आप तैयार कीजिए, इस सप्ताह का होमवर्क है। यहाँ बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर ये कितना तैयार करना है ये समझिए। एक पेज में तैयार करना है एक किताब को, कुछ महत्वपूर्ण किताबों को एक एक पेज में करना है, बाकी को एक एक पैराग्राफ में करेंगे चलेगा, और कुछ को वन लाइनर, किसने लिखा है बस। लेकिन जब मृच्छकटिकम की बात करेंगे, मुद्रा राक्षस की बात करेंगे, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखे, एक एक पेज में लिखे। मुद्रा राक्षस को एक पेज में लिखे, मृच्छकटिकम को आधे पेज में लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम को एक पेज में लिखे। आखिर उसका प्लॉट क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी भी लिखना है कि उसमें है क्या। कथा वस्तु, हिंदी में बोलते हैं कथा वस्तु, उसका प्लॉट, कौन है, कौन किसका क्या रोल कर रहा है। और कई बार फिल्म की शॉर्ट रिव्यू नहीं होता, बिल्कुल ही छोटा, एक पेज वाला, जिसमें वो साफ साफ पूरी स्टोरी बताता है, एंड कर देता। कई बार सस्पेंस जानबूझ के छोड़ता है ताकि जाके आप थिएटर में जाओ, लेकिन वो एक प्लॉट बनाता है। विकिपीडिया में भी आप जाओगे तो नॉवल का और मूवीज का एक प्लॉट होता है, जिसमें उसके बारे में छोटा डिस्क्रिप्शन होता है। वैसा अमाउंट आपको भी लिखना है हर बुक का, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें डिमांड है। अब वैसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते कि किसने लिखा है बता दो, छोड़ देंगे आपको, नहीं, ऐसा नहीं। अब उसका प्लॉट पूछते हैं क्या है वो आपको लिखना है। तब जाकर के पूरा सप्ताह में चले गए 100 से ज्यादा बुक्स और कम से कम 30 के आसपास राइटर आपको इसमें देखने को मिलेंगे, केवल संस्कृत लिटरेचर। और ऊपर वाले में जाओगे तो उनमें सब में थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। हमारा नोट्स देखा हो आपने तो उसमें ऋग्वेदा वगैरह को 2-2, 3-3 पेज में, 4-4 पेज में हमने बता रखा है। फिर उनमें कब कब क्या क्या ऐड हुआ, 10वां मंडल कैसे ऐड हुआ, टोटल ऋचाएं कितनी हैं, क्या है, तो वो सब बातें आती है। सामवेद की बात करते हैं तो पूरा डिटेल आता है, और डीप में क्वेश्चंस निकालना आना चाहिए। तो ये हमारे कल्चर के पढ़ाई की शुरुआत हो सकती है। आप अगर साथ देंगे, होमवर्क करेंगे पूरे सप्ताह और हमें लिख के बताएंगे कि हमने नोट्स बनाया, मेहनत प्रॉपर करेंगे तो 1 साल में हम सिलेबस पूरा करा देंगे। और अगले साल इन दिनों में फिर से हम मेंस की बात करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब आज के दिन अगर प्री हुआ है तो इस समय में जो आप हमारे प्री देने के बाद संडे को क्लास होती है, और जनरली संडे को ही हम लोग क्लास लेते हैं, तो आप प्री हो जाएगा, हमारे पास आओगे और कहोगे कि नहीं 60 से ज़्यादा ठीक है, 65 ठीक है, 62 है, तो हम कह देंगे कि फिर कल से ये फॉलो करो, हर सप्ताह हमको लिख के बताओ। फिर हम संडे को टेस्ट भी लेना शुरू कर देंगे, हो सकता है जल्दी बुला करके आपसे 3 घंटे लिखवाएं। आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। आप हमको मजबूर करोगे ज़्यादा आपके साथ मेहनत करने के लिए, आप ही मजबूर करते हो। आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आप मेहनत नहीं करते हो, तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप में पात्रता होगी तो हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी।
कोई अगर 70 पेज लिख के लाएगा तो हमको 70 पेज यहाँ खड़े होकर के देखना पड़ेगा, हम लेट हो जाएंगे खाना खाने में। 9 बजे 9:30 बजे घर चले जाते हैं, 10 बज जाएगी। और आप लिख के लाओगे तो ना, नहीं दिखाओगे तो हम भी जल्दी चले जाएंगे। ये आपके ऊपर है, आप हमें कितना लेट करते हो, हमारा कितना उपयोग करते हो, कितना समय लेते हो, कितने सुझाव मांगते हो, कि आपकी क्यूरियोसिटी कितनी है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। नहीं करोगे तो लेट हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ रही है, बहुत कठिन नहीं है, सिलसिलेवार आप बात मानते जाओ, करते जाओ तो पहुंच जाओगे। बहुत सारे बच्चे पहुंचे, यहीं बैठ करके पहुंचे। और इस महंगाई के जमाने में भी तमाम आप एक निःशुल्क कोचिंग में पढ़ करके वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी आपको, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो आप खुद ही करोगे ना अपने मर्जी से, सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा और खुद मेहनत करना पड़ेगी। सैटरडे संडे को हम आपको मोटिवेशन भी देंगे और होमवर्क भी चेक करेंगे, होमवर्क देंगे भी नया। तो एक तो आपके पास निबंध हो गया इस सप्ताह के लिए, ये इतना सारा होमवर्क हो गया, हुआ कि नहीं? ठीक है। और जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी साथ साथ करना चाहते हैं वो करंट अफेयर्स को चलाएं, बाकी तो हम करा देंगे। उधर जनवरी के बाद करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन रोज 1 से 2 घंटा करंट अफेयर्स को समय दें। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, साइंटिफिक अमेरिकन, टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं, कभी कभी हिंदुस्तान टाइम्स भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आर्टिकल के ऊपर। ये सब न्यूज़पेपर आपको टटोलने हैं, तो लिस्ट बना लीजिए न्यूज़पेपर कौन कौन से आपको देखना है, खास करके उनके आर्टिकल अब आपको सूट कर वो उसको सेलेक्ट करना आना चाहिए। सारे आर्टिकल पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे रिजर्व बैंक की कोई अकाउंटेबिलिटी बता रहा है कि रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा करे, और रिजर्व बैंक फेल है इस मामले में, या सरकार का बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो रहा है रिजर्व बैंक में, ऐसा कोई आर्टिकल है तो उसको जरूर पढ़िए, वो आज के भी किसी प्रश्न में मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ कोई एनालिटिकल है, इस टाइप का क्रिटिकल एनालिसिस है तो उसको जरूर देखिए। या भारत में डिजिटल करेंसी, जैसे बोल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है, सीबीडीसी की बात होती है, और निर्मला सीतारमण मैडम ने कह भी दिया था कि 1 जनवरी से आ भी जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो आ ही जाएगा, 1 जनवरी 23 को हम लोग सीबीडीसी लेके आ जाएंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो कई लोग बात करने लगे कि ये तो क्रिप्टो करेंसी है एक तरह की, ये तो बिटकॉइन का ऑल्टरनेट। नहीं, बिटकॉइन का ऑल्टरनेट नहीं है, बिटकॉइन बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो पब्लिक लेजर है। हाँ, ब्लॉकचेन हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये पब्लिक लेजर नहीं, इसको मेंटेन फिर रिजर्व बैंक ही करने वाला है। ये डिजिटल करेंसी है। आप जो रुपया पैसा नोट रखते हो अपने पर्स में, सिक्के रखते हो, कॉइन्स रखते हो, उसके बाद कोई भी सामान खरीद लेते हो, चाय कॉफी पी लेते हो, सर्विस ले लेते हो कोई भी, या फिर फोन पे से पे करते हो, तो पेमेंट बैंक के थ्रू करते हो, लेकिन अकाउंट से आपके कटता है, तो कुल मिलाकर के आप पे करते हो और आपके यहां से निकलता है, घाटा होता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसी बैंक से जुड़ी हुई नहीं रहेगी, बल्कि सीधे रिजर्व बैंक से जुड़ी रहेगी, और रिजर्व बैंक में ही आपका अकाउंट होगा। तो फिर इस बैंकिंग का क्या होगा? तो क्या अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए रिजर्व बैंक ऐसा काम करेगा? इसके बारे में ढेरों आर्टिकल आते हैं, द हिंदू में भी आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी आते हैं। अब आप पढ़ेंगे तो उसमें नॉलेज आपका बढ़ेगा। कभी कोई फेवर में लिखेगा नहीं नहीं चलने दो, सीबीडीसी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजर्व बैंक के लिए कुआं और खाई जैसा है। सीबीडीसी लेके आता है तो दिक्कत है, क्योंकि फिर ये बैंक प्रभावित होने लगेंगे, सब सीबीडीसी में व्यवहार करने लगेंगे, तो फिर इन बैंकों में पैसा कौन जमा कराएगा? फिर ये बैंक बार बार आपको फोन करेंगे, अरे भैया कुछ तो अमाउंट डालो हमारे बैंक में,
तुम्हारे खाते में तो कुछ रहता ही नहीं है, तुमको हमारी जरूरत ही नहीं है। तो इतने सारे कर्मचारियों का क्या होगा, इतने बिल्डिंग्स और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? नहीं बनाता है अगर सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, रिजर्व बैंक, तो चाइना का अगर सीबीडीसी आ गया और अमेरिका का सीबीडीसी आ गया तो इंडियन उनका सीबीडीसी यूज करने लग जाएंगे। तो फिर सॉवरेंटी का क्या होगा? भारत सरकार के कब्जे से भारत की जनता निकल जाएगी और पैसे के रूप में निकल जाएगी, तो फिर कंट्रोल कैसे करेगी जनता को भारत सरकार? रुपए पैसे से तो करती है। तो बनाना भी जरूरी है और दिक्कत भी है। तो वही कुआं और खाई। अब मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब आरबीआई, सीबीडीसी, क्रिप्टो करेंसी या दुनिया भर की सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उनका इंडिया की डिजिटल करेंसी से किस प्रकार डिफरेंट है, ऐसे अगर कोई भी आर्टिकल देखने को मिलता है तो आप पढ़ना शुरू करो। 6 महीने के अंदर डेप्थ आ जाएगी आपकी हर टॉपिक पे, हर कंट्री के ऊपर, हर कंट्री की राजनीति के ऊपर। इजिप्ट में कुछ चल रहा है, टर्की में कुछ चल रहा है, तो टर्की के ऊपर आपके कम से कम 10-10 आर्टिकल हो जाएंगे। इजिप्ट के ऊपर 5 आर्टिकल हो जाएंगे, चाइना के ऊपर 25 आर्टिकल हो जाएंगे, क्वाड के ऊपर 25 आर्टिकल हो जाएंगे। तो फिर जो डेप्थ आएगी ना आपके अंदर, तब वो आंसर जो बनेगा उसकी क्वालिटी होगी, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। रादर आपने कुछ रट लिया हो, अगर नहीं किया है तो बहुत दिक्कत है। तो ये आप करना सीखो। और जिन लोगों का इंग्लिश ठीक नहीं है या इंग्लिश मीडियम लिया हुआ है और जैसे तैसे आपने डिग्री ली है इंग्लिश में और आपको लगता है कि नहीं, फिर वो क्वालिटी नहीं होगी, फिर वहां पिछड़ जाओ, क्योंकि वहां फिर आपका सेंट स्टीफेनियन और उनके साथ कंपटीशन है, वही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और उन लोगों के साथ है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, फिर उनके साथ कंपटीशन है, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ऑर्डिनरी इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। या तो फिर हिंदी कर लो, हिंदी आती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको फिर हिंदी आती होगी। तो फिर इंग्लिश ही रखना है तो फिर उसको बहुत ही अच्छी कर लो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर, और यही आपको फिर मंथली मैगजीन में रिवीजन करने को मिल जाएगा, और फिर ईयर बुक में एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो 3 बार रिवीजन होता है, न्यूज़पेपर में भी, मंथली मैगजीन में भी और ईयर बुक में भी। और जो चीज ईयर बुक में आ गई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है एक पर्याप्त गाइडेंस जो है किसी भी स्टडी को शुरू करने के लिए, किसी भी नई बैच को शुरू करने के लिए। कई बार लोग हमसे पूछते हैं सर नया बैच कब शुरू हो रहा है, तो ये आज हमने नया बैच जैसा पढ़ा दिया। आज का गाइडेंस आपका नया बैच जैसा, पहली बार बैच शुरू होता है तो क्या पढ़ाया जा सकता है। तो दिसंबर तक हम इसको मेंस के साथ पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स के साथ पढ़ाएंगे आपको और आपकी तैयारी कराएंगे। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि इसके साथ साथ आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चलाते रहेंगे, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाना संभव नहीं होगा। हिस्ट्री को हम इतना डीप पढ़ा देते हैं कि ऑप्शनल भी तैयार हो जाता है। हम कुछ बातचीत करते हैं उससे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जैसी चीजें तैयार हो जाती है। लेकिन ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ऑथेंटिक बुक्स के साथ, प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स के साथ। ऐसे काम चलाने के लिए मार्केट से कोई गाइड एक आध खरीद लाया उससे नहीं होता ऑप्शनल। पर्याप्त किताबें इकट्ठी कीजिए, मटेरियल इकट्ठा कीजिए, ई ज्ञान को उससे डाउनलोड कीजिए और फिर नोट्स लीजिए और फिर तैयारी शुरू कीजिए और कंप्लीट करते जाइए। कई लोग साथ साथ एमए करना शुरू कर देते हैं, उससे तैयार हो जाए। एमए तो आप फिर 20 क्वेश्चन से ही करोगे, तो कोई मतलब तो आया नहीं उससे, कुछ नहीं होता उससे। एमए करने से नहीं होता, एमए से सब्जेक्ट तैयार नहीं होता, ध्यान रखिए, वो टाइम वेस्ट है। हाँ, आप करना चाहते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, वो बात अलग है, लेकिन उससे आप ये अंदाजा लगा लें कि आपका ऑप्शनल भी तैयार हो गया क्योंकि आपने इसमें एमए कर लिया या 70% से कर लिया, वो सब बकवास है, कुछ नहीं होता उससे, वो बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ आपको उसमें आंसर डेप्थ में लिखना आना चाहिए। जो घूमे हुए आंसर हैं, घुमा फिरा के जो प्रश्न बनाए जाते हैं, उनके जवाब देना आना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे, आपको होमवर्क दे देंगे, या फिर आप अपने से पुराने पेपर लिख के लाइए, हमको चेक कराइए कि सर ये हमारा ऑप्शनल है, ये पिछले साल का पेपर है, इसके आंसर हमने ये लिखे हैं, क्या इसमें मार्क्स मिल सकते हैं। फिर हम बताएंगे आपको
कि इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे और ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये आपके हाथ में। गाइडेंस कई बार आप जबरदस्ती भी प्राप्त कर सकते हैं, पर वो वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसमें ये पात्रता हो। हर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता शिक्षक से। आप अगर घंटों बैठेंगे, 30-40 घंटे कुछ लिखेंगे और फिर उसको शॉर्टलिस्ट करके और हमारे पास लेके आएंगे, तो आप हमारा 10 मिनट खा पाएंगे। उसके लिए आपके पास 50 घंटे सिटिंग लगानी पड़ेगी, तो हमारा 10 मिनट ले पाएंगे आप। और अगर आप 50 घंटे तब करके आए, बहुत मेहनत करके आए, तो हमको भी 10 मिनट देने में खुशी होगी और वो दिखेगा भी सही। लेकिन आप मजाक करना चाहते हैं, ऐसे ही टाइम लेना चाहते हैं, तो हम भी समझ जाएंगे, हम भी टाइम नहीं देंगे और आप भी नहीं ले पाएंगे। तो पात्रता के आधार पर टाइम मिलता है, आप ले सकते हैं, खुला है ये निमंत्रण है। आप हार्डवर्क कीजिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। मुझे लगता है क्लियर मैसेज है। और ये मैं बीच बीच में बार बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब हम बहुत रफ्तार से चलेंगे, तेज गति से चलेंगे। अगले सप्ताह से होमवर्क करके आइए। इस बार कम होमवर्क है, हो सकता है आप जल्दी फ्री हो जाएं, तो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको समझाया है। शुरू में प्रैक्टिस करोगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अभी मैं 1.5-2 घंटे की बोल रहा हूँ, हो सकता है 3-4 घंटे लगे। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो, अगर आपकी आदत है तो फिर तो एज यूजुअल आप पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति।